नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण हिस्से देखेंगे जो परीक्षाओं के नजरिए से आप जानते हैं बेहद जरूरी हैं। जी। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, राज्यपाल और हाँ, राज्य विधानमंडलों की बनावट और कामकाज, इनसे जुड़े खास तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू करते हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम जानते ही हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर है। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसके बारे में विस्तार से बताया गया है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 124 वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात करता है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी तब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे बस। अच्छा, सिर्फ 8? हाँ, सिर्फ 8। लेकिन फिर काम बढ़ा तो संसद ने कानून बनाकर जजों की संख्या बढ़ाई। आज की तारीख में देखें तो अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। 34? जी। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, इससे ज्यादा नहीं। कम हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जजों की संख्या बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ओके। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कैसे होती है? क्या इसका कोई तय तरीका है? हाँ, तरीका बिल्कुल तय है। अनुच्छेद 124(2) में बताया गया है। राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली? जी। ये कॉलेजियम प्रणाली 1993 से चलन में है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। यही कॉलेजियम नाम सुझाता है और फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अच्छा। और हाँ, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि 2014 में एक कोशिश हुई थी 99वें संविधान संशोधन से एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC बनाने की। हाँ, सुना था इसके बारे में। पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट का मानना था कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखलंदाजी है, जो कि आप जानते हैं संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। सही। अच्छा, ये तो नियुक्ति की बात हुई, पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं? देखिए, अनुच्छेद 124(3) में 3 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। पहली, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये तो खैर है ही। जी। दूसरी, उसे कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहने का अनुभव हो, या फिर विकल्प है कि कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो। 10 साल वकालत या 5 साल जज? बिल्कुल। और एक तीसरी थोड़ी खास योग्यता है। अगर राष्ट्रपति की नजर में कोई व्यक्ति कानून का बहुत बड़ा जानकार है, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता है, तो उसे भी सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अच्छा, भले ही वो जज या वकील ना रहा हो पहले? हाँ, भले ही ना रहा हो। ये राष्ट्रपति के विवेक पर है। और अगर किसी न्यायाधीश को पद से हटाना हो, क्या ये आसान है? प्रक्रिया क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पद से हटाना बहुत ही मुश्किल है। अनुच्छेद 124(4) के तहत सिर्फ 2 ही आधार हैं। 2 आधार कौन से? एक तो साबित कदाचार प्रूवन मिसबिहेवियर, और दूसरा अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। या तो ये साबित हो जाए कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, या फिर वो शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है। अच्छा। और इसके लिए भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, हाँ। दोनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। ये विशेष बहुमत क्या होता है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, जरूर। देखिए, विशेष बहुमत का मतलब है सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत, आधे से ज्यादा सदस्य पक्ष में हो। ठीक है, कुल संख्या का बहुमत। जी। और साथ ही सदन में उस दिन जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 बहुमत। ओहो, यानी 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ मौजूद सदस्यों का 2/3 काफी नहीं है, कुल सदस्यों का बहुमत भी जरूरी है, और वोट देने वालों में से 2/3 की सहमति भी। तो ये प्रक्रिया काफी सख्त है। और हाँ, जिस जज को हटाने का प्रस्ताव आता है उसे 14 दिन पहले इसकी सूचना देना भी जरूरी है। समझ गई। ये प्रक्रिया तो वाकई काफी मजबूत है। अच्छा, अब उनके कार्यकाल और शपथ के बारे में भी बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। 65 साल? जी। उससे पहले अगर वो चाहें तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, और उन्हें पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति किसी और व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। किसी भी कोर्ट में नहीं? जी नहीं, कहीं भी नहीं।
ये उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी समझा गया है। ये महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां तो बहुत व्यापक हैं। परीक्षा के लिहाज से कौन सी शक्तियां और अनुच्छेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, शक्तियां तो कई तरह की हैं। कुछ प्रमुख शक्तियों और उनसे जुड़े अनुच्छेदों को समझना बहुत जरूरी है। जी। सबसे पहले तो है अनुच्छेद 131। ये है आरंभिक या मूल अधिकारिता। इसका मतलब है कुछ मामले ऐसे हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो या दो या ज्यादा राज्यों के बीच आपस में कोई झगड़ा हो। ये मामले हाई कोर्ट में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अच्छा। फिर आते हैं अनुच्छेद 132 से 134। ये अपीलीय अधिकारिता से जुड़े हैं। मतलब हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील, चाहे मामला संवैधानिक हो, सिविल हो या क्रिमिनल। अपील का अधिकार। जी। और अनुच्छेद 136 भी बहुत खास है। यह है अपील के लिए विशेष इजाजत, जिसे SLP कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है, अगर उसे लगता है कि मामला वाकई गंभीर है या कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हो। SLP, हाँ, ये काफी सुना है। बिल्कुल। फिर है अनुच्छेद 129, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके दो मतलब हैं। एक, इसके सारे फैसले और कार्यवाही रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती है और उनकी कानूनी अहमियत होती है, वो नजीर बनते हैं। अच्छा। और दूसरा, ये अपनी अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी को भी सजा दे सकता है। अनुच्छेद 141 भी महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून घोषित करेगा, मतलब जो भी फैसला देगा, वो भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, सबको मानना पड़ेगा। सब अदालतों पर? जी हाँ, सभी पर। और हाँ, अनुच्छेद 137 जो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है, इसे अनुच्छेद 13 के साथ भी पढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू, ये क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकार के आदेशों की जांच कर सकता है, ये देखने के लिए कि वो संविधान के मुताबिक हैं या नहीं। अगर कोई कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन करता है, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। अरे वाह! इतना ही नहीं, कोर्ट अपने पहले दिए गए फैसलों की भी समीक्षा कर सकता है, उन्हें बदल सकता है। अच्छा, अपने ही फैसलों की? जी। और आखिर में अनुच्छेद 143, ये सलाहकारी अधिकारिता है। इसके तहत राष्ट्रपति अगर चाहें तो कानून या तथ्य के किसी महत्वपूर्ण सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं? हाँ, हालांकि ये सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती और ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। ये बस एक सलाह होती है। समझ गई। ये सभी अनुच्छेद और शक्तियां तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, कुछ तथ्य भी याद रखने चाहिए, जैसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश श्री हरिलाल जे कानिया थे। जी बिल्कुल। और एक रोचक बात, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया है ना? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, बिल्कुल सही। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट से आगे बढ़कर राज्यों की न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट्स पर आते हैं। बिल्कुल। जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही राज्यों के स्तर पर न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर होते हैं हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय। जी। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक इनके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 214 सीधा-सीधा कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हर राज्य के लिए एक। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ राज्यों के लिए साझा हाई कोर्ट्स भी हैं। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद 214 की मूल बात थी, लेकिन 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। जी, उसने ये व्यवस्था कर दी कि संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही साझा हाईकोर्ट भी स्थापित कर सकती है। अच्छा, साझा हाईकोर्ट। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है गुवाहाटी हाईकोर्ट। वो असम के लिए तो है ही, साथ में नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी काम करता है। तो ये जरूरी नहीं कि हर राज्य का अपना अलग हाईकोर्ट हो ही। समझ गई। अब इनकी बनावट और जजों की नियुक्ति, ये कैसे होती है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है? बनावट थोड़ी अलग है। अनुच्छेद 216 कहता है कि हर हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर जरूरी समझें। मतलब संख्या तय नहीं है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरह जजों की कोई निश्चित अधिकतम संख्या तय नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति तय करते हैं जरूरत के हिसाब से। और नियुक्ति की बात करें, जो अनुच्छेद 217 में है,
तो हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति ही? जी हाँ, राष्ट्रपति ही, कॉलेजियम की सलाह पर ही। लेकिन हाईकोर्ट के मामले में कॉलेजियम थोड़ा अलग होता है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई तो होते ही हैं, साथ में उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है। राज्यपाल से भी? हाँ, और अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति हो रही है तो उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। तो यहाँ कॉलेजियम में सीजेआई, गवर्नर और संबंधित एचसी के सीजेआई शामिल हो सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा अलग है सुप्रीम कोर्ट से। और हाईकोर्ट जज बनने के लिए योग्यताएं और उनका कार्यकाल क्या होता है? योग्यताएं अनुच्छेद 217(2) में दी गई हैं। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसे कम से कम 10 साल तक भारत में कोई न्यायिक पद जैसे डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह धारण करने का अनुभव हो। 10 साल न्यायिक पद? या फिर दूसरा विकल्प है कि वो कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो। अच्छा, यहाँ भी 10 साल? जी, कार्यकाल की बात करें तो हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं। 62 साल? सुप्रीम कोर्ट में तो 65 था। हाँ, यही अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में 65, हाई कोर्ट में 62 साल। और ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, शपथ इन्हें उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। ये अनुच्छेद 219 में है। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ये याद रखना होगा। जी बिल्कुल। क्या इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी उतनी ही मुश्किल है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जजों की थी? जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 218 ये साफ करता है कि हाईकोर्ट के जजों को हटाने का तरीका और आधार वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए अनुच्छेद 124(4) में बताया गया है। यानी भाई साबित कदाचार या अक्षमता? हाँ बिल्कुल, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर, और प्रक्रिया भी वही संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। सही है। हाईकोर्ट की एक शक्ति अक्सर चर्चा में रहती है, रिट जारी करने की शक्ति। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है हाईकोर्ट की, जिसका जिक्र अनुच्छेद 226 में है। 226? जी, हाईकोर्ट्स को मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के हनन पर तो रिट जारी करने का अधिकार है ही, साथ ही किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है, फॉर एनी अदर पर्पस। किसी अन्य प्रयोजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं भी हुआ है, लेकिन किसी और कानूनी अधिकार, लीगल राइट का हनन हुआ है, तो भी वो व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है और हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। अच्छा, तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है? हाँ, रिट जारी करने के दायरे के लिहाज से देखें तो हाईकोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट, जिसकी शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत मुख्यतः मौलिक अधिकारों तक सीमित है, से ज्यादा विस्तृत है। ये अन्य प्रयोजन शब्द इसे बहुत व्यापक बना देता है। वही 5 तरह की रेट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अलावा हाईकोर्ट की और कौन सी प्रमुख शक्तियां हैं? कुछ और भी हैं जरूर, जैसे अनुच्छेद 215। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की तरह हाईकोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। अच्छा, ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? जी हाँ, इसके फैसले भी रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और ये भी अपनी अवमानना के लिए सजा दे सकता है। फिर है अनुच्छेद 227। 227? हाँ, इसके तहत हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी निचली अदालतों और ट्रिब्यूनलों पर अधीक्षण यानी सुपरिंटेंडेंस की शक्ति प्राप्त है। ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं, न्यायिक अधीक्षण भी है, मतलब वो उनके कामकाज पर नजर रख सकता है। ठीक है। और एक है अनुच्छेद 228। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि किसी निचली अदालत में कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है, तो वो उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। अपने पास? हाँ, मंगाकर खुद फैसला कर सकता है या फिर सिर्फ उस कानूनी सवाल पर अपना फैसला देकर मामले को वापस निचली अदालत को भेज सकता है कि अब इस फैसले के हिसाब से केस निपटाओ। अच्छा, ये भी एक खास शक्ति है। और यहाँ भी कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे भारत में किसी हाईकोर्ट की पहली महिला जज थीं जस्टिस अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में। जी हाँ। और किसी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं जस्टिस लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की। ये नाम भी याद रखने लायक है। हाँ बिल्कुल, ये तथ्य अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए, न्यायपालिका के बाद अब एक और बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की ओर बढ़ते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। हाँ, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये पद संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। जी,
इन्हें अक्सर सार्वजनिक धन का संरक्षक या गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। हाँ, ये सुना है। और देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो सीएजी को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक माना था। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है अच्छा। जो सरकार के खर्चों पर नजर रखती है। ये देखती है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। ये वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सही बात है। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल कैसे तय होता है और क्या इन्हें हटाना आसान है? अनुच्छेद 148 के अनुसार सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति करते हैं। जी, इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। 6 साल या 65 साल? हाँ, और इन्हें हटाने की प्रक्रिया वो भी उतनी ही सख्त है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति ने हटा सकते हैं, वरना नहीं। यानी इनकी स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित है। बिल्कुल। ताकि ये बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सके। सरकार के खिलाफ भी अगर कुछ मिलता है तो वो रिपोर्ट कर सके। और इनका मुख्य काम क्या है? मतलब ये करते क्या है असल में? अनुच्छेद 49 सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताता है। इनका जो मुख्य काम है वो है भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के सभी तरह के खातों और खर्चों का लेखा परीक्षण करना, ऑडिट करना। ऑडिट करना मतलब जांचना। हाँ, जांचना। ये देखना कि जो पैसा संसद ने या राज्य की विधानसभा ने जिस काम के लिए मंजूर किया था वो उसी काम पर खर्च हुआ है या नहीं, नियमों के अनुसार खर्च हुआ या नहीं, कहीं कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। अच्छा। वो सिर्फ खर्च की वैधता ही नहीं देखते, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता, विजडम, मितव्ययिता, इकोनॉमी और प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये खर्च करना अक्लमंदी नहीं थी। अरे, ये भी? जी। और अनुच्छेद 151 के अनुसार वे केंद्र सरकार के खातों से जुड़ी अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को? हाँ, जिसे फिर संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। इसी तरह राज्यों के खातों से जुड़ी रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है, जिसे राज्य विधानमंडल में रखा जाता है। अच्छा, और इन रिपोर्ट्स का क्या होता है फिर संसद या विधानमंडल में? संसद में इन रिपोर्ट्स की जांच एक बहुत महत्वपूर्ण संसदीय समिति करती है, लोक लेखा समिति, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी। पीएसी? हाँ, इसका नाम सुना है। जी। सीएजी इस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में काम करते हैं। वो समिति को रिपोर्ट के जो मुश्किल पहलू होते हैं उन्हें समझने में मदद करते हैं। फिर पीएसी सरकार से सवाल जवाब करती है, मंत्रियों को बुला सकती है। ये पूरी प्रक्रिया सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में बहुत मदद करती है। तो सीएजी एक तरह से संसद और जनता की ओर से सरकार के वित्तीय कामकाज पर कड़ी नजर रखता है। बिल्कुल सही, एक प्रहरी की तरह। बिल्कुल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं। ये संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल से जुड़े प्रावधान है। भाग 6 में? जी। अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर वही 7वां संविधान संशोधन 1956 वाला। अच्छा, यहाँ भी? हाँ, उसने ये भी संभव कर दिया कि एक ही व्यक्ति को 2 या उससे ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आजकल ऐसा होता भी है कई बार। हाँ, देखा है। इनकी नियुक्ति कौन करता है और ये पद किस देश के मॉडल पर आधारित है, कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ, देखिए, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अपने हस्ताक्षर और मोहर के साथ एक अधिपत्र जारी करके। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, चुनाव नहीं होता? नहीं, चुनाव नहीं होता, नियुक्ति होती है। और ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से अपनाई है। कनाडा में भी जो गवर्नर जनरल होते हैं वो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अमेरिका में राज्यों के गवर्नर चुने जाते हैं, पर हमने नियुक्ति वाला मॉडल अपनाया। अच्छा, कनाडाई मॉडल। इनका कार्यकाल कितना होता है और योग्यताएं क्या है? देखिए, कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रसाद पर्यंत, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें सैद्धांतिक रूप से कभी भी पद से हटा सकते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। सामान्यतः 5 साल? जी, लेकिन वो उससे पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं राष्ट्रपति को। और योग्यता की बात करें, अनुच्छेद 157 तो बस 2 मुख्य योग्यताएं हैं, व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। बस 35 साल और नागरिकता? हाँ, संविधान में यही लिखा है।
हालांकि व्यवहार में कुछ परंपराएं भी हैं, जैसे कि वो उस राज्य का निवासी न हो जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, या नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। पर ये सब परंपराएं हैं, संवैधानिक बाध्यता नहीं। अच्छा, और शपथ? शपथ उन्हें संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो नहीं हैं, तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध हों वो दिलाते हैं। ये अनुच्छेद 159 में है। ठीक है। राज्यपाल की शक्तियां काफी व्यापक लगती हैं। परीक्षा के लिहाज से कौन सी प्रमुख हैं? हाँ, राज्यपाल के पास कई तरह की शक्तियां हैं। उन्हें हम कुछ श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। जी बताइए। पहला है कार्यकारी शक्तियां। राज्य सरकार के जितने भी काम होते हैं वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति? हाँ, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, अनुच्छेद 165। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये सब राज्यपाल ही करते हैं। अच्छा, ये सब कार्यकारी शक्तियां हुई। जी, फिर आती हैं विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होते हैं। वो विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, सत्र अवसान करते हैं और विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, अनुच्छेद 174। विधानसभा भंग भी कर सकते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री की सलाह पर या कभी-कभी अपने विवेक से भी, अगर सरकार बहुमत खो दे। अगर राज्य में विधान परिषद है तो वो उसके लगभग 16 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से। मनोनयन की शक्ति? जी, और सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है विधेयकों पर अनुमति देना, अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 200? हाँ, जब कोई बिल विधानसभा से पास होकर, और अगर विधान परिषद है तो वहां से भी पास होकर राज्यपाल के पास आता है, तो उनके पास 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प कौन कौन से? 1, वो बिल को मंजूरी दे दें। 2, अपनी मंजूरी रोक लें, मतलब बिल खत्म। 3, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज दें। वापस भेज दें? हाँ, और चौथा, वो बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लें। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित? हाँ, ये कब करते हैं? खासकर तब जब उन्हें लगता है कि बिल हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा है, या संविधान के किसी प्रावधान के खिलाफ है, या देश हित से जुड़ा कोई गंभीर मामला है, तब वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। ये महत्वपूर्ण है। हाँ। और कोई शक्ति? हाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 213 के तहत। अध्यादेश जैसे राष्ट्रपति के पास होती है, हो जाता है 6 हफ्ते के अंदर मंजूरी। ठीक है। फिर है क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल राज्य के कानूनों के खिलाफ किए गए अपराधों में दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। क्षमादान भी? जी, लेकिन यहाँ 2 सीमाएं हैं। एक, वो मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 72। राज्यपाल मृत्युदंड को बस कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। अच्छा, माफ नहीं कर सकते? नहीं। और दूसरी सीमा, वो सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा में दखल नहीं दे सकते। ठीक है। और आखिर में कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। कुछ ऐसे मामले जहां वो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है, अपने विवेक से काम कर सकते हैं। जैसे कि? जैसे किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना है, अगर चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, या किसी सरकार को बर्खास्त करना हो अगर वो विधानसभा में विश्वास खो चुकी हो, या फिर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजना। ये कुछ उदाहरण हैं। और यहाँ भी एक मशहूर कथन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं, उन्होंने राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा था। हाँ, ये कथन बहुत प्रसिद्ध है। शायद ये इस पद की औपचारिक स्थिति और वास्तविक शक्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। बिल्कुल। चलिए, अब अंत में राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, ये राज्य स्तर पर कानून बनाने और शासन चलाने वाली मुख्य संस्थाएं हैं। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को उनके काम में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद? जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री यानी सीएम होगा, सिवाय उन कामों के जहां संविधान राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने की शक्ति देता है। ठीक है। और अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, आमतौर पर वो व्यक्ति जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। हाँ। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। क्या मंत्रियों की संख्या पर कोई रोक है, और ये किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? हाँ, पहले मंत्रियों की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं थी।
जिससे बहुत बड़ी बड़ी मंत्रिपरिषद बन जाती थी। लेकिन 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ। 91वां संशोधन। जी, उसने अनुच्छेद 164 में एक नया खंड 1A जोड़ा। इसके मुताबिक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15% की सीमा। हाँ, और साथ ही छोटे राज्यों का ध्यान रखते हुए ये भी तय किया गया कि मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 जरूर होनी चाहिए। अच्छा, न्यूनतम 12। जी, और ये पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये अनुच्छेद 164(2) में है। असामूहिक उत्तरदायित्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं जिसके खिलाफ प्रस्ताव आया, बल्कि पूरी सरकार को मुख्यमंत्री समेत इस्तीफा देना पड़ता है। वो एक टीम की तरह काम करते हैं, एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बिल्कुल, संसदीय प्रणाली का आधार है ये। और राज्य विधानमंडल की संरचना वो कैसी होती है? क्या सभी राज्यों में एक जैसी है? नहीं, सभी राज्यों में एक जैसी नहीं है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल होते हैं और साथ में राज्य के आधार पर एक सदन या 2 सदन होते हैं। 1 या 2 सदन? हाँ, जिन राज्यों में सिर्फ एक सदन है उसे विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ये निचला सदन या लोकप्रिय सदन कहलाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता चुनती है। विधानसभा। जी, और ये लगभग सभी राज्यों में है। अनुच्छेद 170 इसकी संरचना बताता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60। अधिकतम 500, न्यूनतम 60। हाँ, ये सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हालांकि कुछ बहुत छोटे राज्य हैं जैसे सिक्किम, जहां 32 सीटें हैं, गोवा 40, मिजोरम 40। उन्हें इस न्यूनतम 60 वाली संख्या से छूट मिली हुई है। अच्छा, अपवाद भी है। और सदस्य बनने की उम्र? विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है। 25 साल, लोकसभा की तरह। बिल्कुल। अब कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ एक दूसरा ऊपरी सदन भी है। उसे कहते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद ये कितने राज्यों में है? वर्तमान में ये सिर्फ 6 राज्यों में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी पर अब नहीं है। सिर्फ 6 राज्यों में। इसे बनाया या खत्म कैसे किया जा सकता है? अनुच्छेद 169 इसका तरीका बताता है। अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनानी है या खत्म करनी है तो पहले उस राज्य की विधानसभा को एक प्रस्ताव पास करना होता है। कैसा प्रस्ताव? अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, मतलब विशेष बहुमत से। फिर से विशेष बहुमत? हाँ, जब विधानसभा यह प्रस्ताव पास कर देती है तब संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है या खत्म कर सकती है। अच्छा, यानी अंतिम फैसला संसद का है। जी, विधानसभा की सिफारिश पर संसद कानून बनाती है। अब इसकी संरचना अनुच्छेद 171 थोड़ी जटिल है। इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 1/3 से कम और 40 से ज्यादा नहीं, 1/3 से ज्यादा नहीं और 40 से कम नहीं। अच्छा, ठीक है। और सदस्य कैसे चुने जाते हैं? इसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती। कुछ सदस्य नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों जैसे स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, कुछ राज्य के रजिस्टर्ड स्नातकों द्वारा, कुछ शिक्षकों द्वारा, कुछ विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और बाकी बचे हुए लगभग 16 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा से। ये तो काफी मिला जुला तरीका है। जी हाँ, और विधान परिषद एक स्थायी सदन है, राज्यसभा की तरह। ये कभी भंग नहीं होती। स्थायी सदन? हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। 30 साल। विधानसभा के लिए 25, परिषद के लिए 30। बिल्कुल। और राज्यों में कानून बनाने की प्रक्रिया संक्षिप्त में कैसे काम करती है? क्या ये संसद जैसी ही है? मोटे तौर पर वैसी ही है, पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। अगर 2 सदन हैं तो दोनों से पास होना जरूरी है। ठीक है। लेकिन धन विधेयक, जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 199 में है और प्रक्रिया अनुच्छेद 198 में,
वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है। सिर्फ विधानसभा में? हाँ, और वो भी राज्यपाल की पहले से सिफारिश या मंजूरी लेकर। विधान परिषद धन विधेयक को न तो खारिज कर सकती है, ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। वो उसे सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। सिर्फ 14 दिन? जी, अगर 14 दिन में वो उसे अपनी सिफारिशों, अगर कोई हो, के साथ या बिना सिफारिशों के वापस नहीं करती, तो उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। विधानसभा चाहे तो परिषद की सिफारिशें माने या ना माने। मतलब धन विधेयक पर सारी शक्ति विधानसभा के पास है। अच्छा। और साधारण विधेयक के मामले में? साधारण विधेयक के मामले में विधान परिषद उसे पहली बार में 3 महीने तक रोक सकती है। अगर विधानसभा दोबारा पास करके भेजे, तो फिर परिषद उसे सिर्फ 1 महीने और रोक सकती है। यानी कुल मिलाकर अधिकतम 4 महीने। 4 महीने? हाँ, और अगर किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में असहमति हो जाए, तो संसद की तरह राज्यों में संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक नहीं होती तो फिर क्या होता है? तो बिल वहीं खत्म हो जाता है। या फिर व्यवहारिक रूप से विधानसभा की इच्छा ही ज्यादा चलती है, क्योंकि वो लोकप्रिय सदन है। और राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाता है। प्रक्रिया काफी हद तक संसद जैसी ही है। समझ गई। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल जैसे बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों और प्रक्रियाओं से जुड़े कई जरूरी तथ्यों को समझा। जी हाँ। आज की इस चर्चा के अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक आसान सा सवाल सोचने के लिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।